बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 ओल्ड बुक के मुताबिक हैलोजन सीरीज़ चल रही है और उसका पार्ट 9 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 8 जिसने नहीं देखा, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन का पार्ट 3 ये होने जा रहा है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट 8 हैलोजन सीरीज़ अगर नहीं देखा, जिसमें हम नेल्सन सेल्स के ज़रिए हमने जो है वो क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन को देखा है, तो वो पहले देख लीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। क्योंकि उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा है, इलेक्ट्रोलाइसिस को समझा है और आयन और एटम के फ़र्क को समझा है। ये समझे बगैर आपके लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन पार्ट 3 और ओवरऑल हैलोजन सीरीज का पार्ट 9 होने जा रहा है। क्लोरीन गैस की तैयारी हम करेंगे फ्रॉम कास्टनर केल्नर सेल के जरिए, फ्रॉम कास्टनर डैश केल्नर सेल। इसके ज़रिए जो है वो हम क्लोरीन गैस की तैयारी करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इलेक्ट्रोलाइसिस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करेगा। किसके ज़रिए, किस प्रोसेस के ज़रिए, किस मेथड के ज़रिए हम क्लोरीन गैस जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस की बात आती है तो यकीनन आप ये भी जानना चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस पे अच्छी ग्रिप है आपकी, और होनी भी चाहिए, अगर नहीं है तो पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी तफसील बताइए। इलेक्ट्रोलाइसिस अगर है तो यकीनन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो बर्तन भी है जिसमें ये प्रोसेस होने जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये वो बर्तन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, और इसी बर्तन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होगा, जो सल्यूशन होगा, उसको तो नहीं, उसके अंदर मौजूद हम सॉल्यूट को इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, जिसको हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन नहीं है जो कि उस बर्तन के अंदर होता है। मिसाल के तौर पर आपने इसके अंदर पानी लिया, वाटर, और इसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया आपने, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, तो बच्चे समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। शायद नहीं, ये सॉल्यूशन है। इसके अंदर जो ये सॉल्ट आपने डिसॉल्व किया है, जो कि इस सॉल्यूशन का सॉल्यूट वाला हिस्सा है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस का हो रहा है। बर्तन कौन सा यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो रहा है। और उसके अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात आती है तो आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, इनको भी समझना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोड्स जो कि दो किस्मों के होते हैं इलेक्ट्रोड्स जो कि दो किस्मों के होते हैं, कैथोड जो कि नेगेटिव होता है, और एनोड जो कि पॉजिटिव होता है। ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कैसी शक्ल के होते हैं? ये जो स्ट्रिप्स होती हैं, इनको हम कहते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि ये इलेक्ट्रोड्स में से कौन सा कैथोड कब बनता है और एनोड कब बनता है, इसके लिए बैटरी को भी समझना ज़रूरी है। ये भी पिछली वीडियोस में सारी तफसीलात बता चुका हूँ। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। तार लेके आप जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे, तार लेके आप, वायर लेके आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि कैथोड हो जाएगा। और पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर निकलेगी बैटरी के, वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगी, वो एनोड हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारी तफसीलात पहले बता चुका हूँ। सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को इस पानी के अंदर जो डाला गया, अब ये जो हमारे पास फ्रॉम कास्टनर केल्नर सेल है, इसमें जो हम क्लोरीन गैस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी किस मेथड के ज़रिए हो रहा है? ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के ज़रिए हो रहा है।
और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे वो भी सॉल्ट ही होगा। सॉल्ट हज़ारों किस्मों के होते हैं। कौन सी किस्म का सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये चीपेस्ट सोर्स है, बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है। और पानी में जैसे ही इसको डालेंगे ये सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन जो है इनमें ये टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। इन सोडियम आयंस को फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए इनकी मूवमेंट कराएंगे, सोडियम आयंस की और क्लोराइड आयंस की। सोडियम आयंस क्योंकि नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाके क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देंगे, पॉजिटिव एनोड को अपना एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोराइड के आयन दे देंगे और ख़ुद क्या बन जाएंगे, क्लोरीन के एटम बन जाएंगे। ऐसा ही क्लोरीन का एटम इसी जगह पे एक और बनेगा और फिर ये दो एटम्स जब आपस में मिलेंगे तो इससे क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा, Cl2। दूसरे लफ्ज़ों में जब हम कहते हैं कि क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा तो इसका दूसरा मतलब ये होता है क्लोरीन गैस बनेगी इसी जगह पे एनोड पे। खरबों के करीब, खरबों 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 ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ये क्लोराइड के आयंस बनेंगे, Cl-। उसी के हिसाब से खरबों खरबों ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस क्लोरीन के एटम बनेंगे और उसी के हिसाब से खरबों 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 क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तब जाके क्लोरीन गैस यहाँ पर पेल ग्रीन कलर की, क्योंकि गैस है वो तो उड़ेगी, तो हवा में निकलती हुई यहाँ पर आपको नज़र आएगी, पेल ग्रीन कलर होगा इसका, यानी कि ग्रीन कलर की होगी लेकिन उसमें येलो शेड हल्का हल्का सा आएगा। पेल का मतलब येलो होता है। और ये सोडियम आयंस जो है, प्लस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इस कैथोड के पास जाएंगे जो कि नेगेटिव है, ये बता रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है। यही सोडियम आयन यहाँ पर आके जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन एक लेते ही ये सोडियम के आयन जो है वो क्या बन जाएंगे, सोडियम का एटम बन जाएगा। और यहाँ पर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सोडियम के आयंस जो हैं यहाँ पर आएंगे और ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जो है वो सोडियम के एटम बनेंगे। और सोडियम के एटम्स का बनना, एक जगह पर उनका इकट्ठा होना, इसका दूसरा मतलब ये है कि सोडियम का मेटल बन जाएगा पाउडर की शक्ल में यहाँ पर इस कैथोड के ऊपर, क्योंकि सोडियम सॉलिड होता है, क्लोरीन की तरह गैस तो नहीं है कि वो उड़ जाएगा, तो वो इसी कैथोड पे आपको मिल जाएगा सोडियम का मेटल। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ कास्नर केल्नर सेल का स्ट्रक्चर ही रह जाता है। सेल का मतलब यहाँ पर यही है कि एक डिवाइस है, एक बर्तन है, एक मशीन है, जो भी आप कह लें, जिसका नाम कास्नर केल्नर सेल है। और डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइसिस का क्योंकि प्रोसेस हो रहा है तो वो कास्नर केल्नर सेल जो है, वो बर्तन जो है, वो असल में क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही तो है। वजह क्या है, क्योंकि सेल का एक मतलब जो है वो बर्तन भी होता है कोई, तो वो कास्नर केल्नर सेल जो है वो बर्तन है एक, और उसी बर्तन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हैं। उसकी पिक्चर बनाऊंगा मैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो ओल्ड बुक में पेज नंबर 273 पे देख लें, आपको कास्नर केल्नर सेल नजर आ जाएगा। क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर इसको सेल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। क्यों कह रहे हैं हम इस बर्तन को कास्नर केल्नर सेल को क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, और अगर इस कास्नर केल्नर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा तो यकीनन इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। अगेन इसमें भी सोडियम क्लोराइड ही इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा पानी में मिक्स होके, और इलेक्ट्रोड्स भी होंगे यकीनन, लेकिन यकीनन इलेक्ट्रोड्स इस जैसे नहीं होंगे जो ये सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर ये स्ट्रिप्स की शक्ल में इलेक्ट्रोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक कैथोड है एक एनोड है, ऐसे नहीं होंगे, बल्कि कुछ मुख्तलिफ शक्ल के होंगे। जैसे कि हमने नेल्सन सेल में भी देखा था कि वहाँ पर एनोड और कैथोड जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ थे। नेल्सन सेल के आखिर के अंदर मैंने एक बड़ी अहम बात बताई और भी थी आपको। वो क्या बात बताई थी कि सोडियम के आयंस जो है, पानी जो है वो बेस्ट आयनाइजर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो पानी के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि पानी के अंदर सॉल्ट को डालेंगे तो वो पानी के मॉलिक्यूल उस सॉल्ट के फार्मूला यूनिट्स को, NaCl को वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइज करके जो है वो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि अगर आप बाज़ार से सोडियम मेटल ले आए ना, मिल जाएगा साइंटिफिक स्टोर से,
उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो पानी इसको भी आयनाइज कर देगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो सोडियम का मेटल जब आप पानी के अंदर डालेंगे, ये सोडियम का मेटल, तो ये भी आयनाइज हो जाएगा, ये भी सोडियम आयन बन जाएगा। कैसे बनेगा? सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, बाहर कर देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन के निकलने का मतलब सोडियम का एटम अब एटम नहीं रहा, ये आयन बन चुका है, ये रहा। इस पोजीशन को भी समझना ज़रूरी है। और जब ऐसा होगा पानी के अंदर, वाटर का मॉलिक्यूल ये H2O है, ये बड़ी अहम बात है जो मैं बता रहा हूँ। ये वाटर का मॉलिक्यूल H2O है, वो इसको आयनाइज कर रहा है, तो ये जो आयन्स हैं, सोडियम आयन और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाटर के मॉलिक्यूल को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी किसी ना किसी हद तक आयनाइज कर देंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे पानी के अंदर 1% वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइज हो जाएंगे। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन भी ये हो जाएगी कुछ, H2O से हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस। इनकी सारी डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो पानी के अंदर जो पोजीशन बनेगी ना, वो इन 4 किस्म के आयंस की होगी। वो तो एक इलेक्ट्रॉन है, खैर उसकी बात नहीं कर रहा। सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसी पानी के अंदर ये सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन ये मिलेंगे, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ये पानी के अंदर बनेगा। क्योंकि सोडियम का आयन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, हाइड्रोक्साइड का आयन एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर इस पानी में बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये हाइड्रोजन का आयन जो है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो ये इलेक्ट्रॉन ये रहा जो कि सोडियम के एटम से निकला था आयनाइज होके, ये आपस में मिल जाएंगे और उसके नतीजे में हाइड्रोजन का एटम बनेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर एक सोडियम का एटम आयनाइज नहीं हुआ होगा, बल्कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सोडियम के एटम्स जो है वो आयनाइज हुए होंगे इसी पानी के अंदर। तो इसी तरह का एक और हाइड्रोजन का आयन होगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह टूटे होंगे ना बहुत सारे, तो इसी तरह एक और हाइड्रोजन का आयन होगा, हाइड्रोक्साइड का आयन भी एक और होगा, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी एक और होगा। ये फिर इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन आयन ये आपस में मिलेंगे और एक और हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन के एटम जब आपस में मिलेंगे तो उसके नतीजे में H2O हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा। और इसमें से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो गैस से नज़र नहीं आती है हम अपनी आँख से, तो ये निकलना शुरू हो जाएगी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर से, हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये निकलना शुरू हो जाएगी हाइड्रोजन गैस यहाँ से। ठीक है, तो हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस के अंदर? सोडियम क्लोराइड का तो मैंने आपको अलग से तफसील बता दी ना कि इनके साथ हुआ क्या। ये सोडियम का आयन जो है वो सोडियम का एटम बना फाइनली कैथोड पे जाके, और ये क्लोराइड का आयन जो है ना वो फाइनली क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना, यानी कि क्लोरीन गैस बनी एनोड पे जाके। उसके अलावा पानी के अंदर भी कुछ हो रहा है, और मज़ीद कुछ हो रहा है। वो मैंने अभी और मज़ीद ये आपको बता दिया कि अगर पानी के अंदर सोडियम का मेटल मौजूद है पानी के अंदर, ठीक है, आप डालते हैं या वहीं पे सोडियम बनता है, सोडियम वहीं पे बनता है, तो भी पानी जो है वो क्या करेगा? इस सोडियम के एटम को आयनाइज करके इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और दोबारा वो प्रोसेस शुरू होगा कि सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन ये पानी निकाल देगा तो ये इलेक्ट्रॉन और सोडियम का आयन बन जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा काम क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स खुद भी आयनाइज होंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। फिर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन आयन से मिलेगा, हाइड्रोजन का एटम बनेगा। इसी तरह एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन आयन से मिलेगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरी तरफ क्या होगा कि ये सोडियम जो है वो किसके साथ मिलेगा? OH हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलेगा, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मतलब कुल टोटल मिला के 4 चीज़ें इस तरह से बन रही हैं। एक तो सोडियम मेटल बन रहा है, दूसरा क्लोरीन गैस बन रही है, तीसरा हाइड्रोजन गैस बन रही है, और चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इन 4 चीज़ों को आपने जहन में रखना है
कास्टनर केल्नर सेल के अंदर फाइनली यही सब कुछ बनेगा। इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये तफसील बता दी है। नए आने वाले बच्चों के लिए यकीनन परेशानी होगी, अंदाज़ा कर सकता हूँ, जिन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कुछ कि भाई ये क्या है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो को एक से ज़्यादा दफ़ा भी देखना पड़ेगा, लेक्चर को नोट तो लाजमी करना ही पड़ेगा, स्लो धीरे धीरे। लेकिन केमिस्ट्री मेहनत मांगती है भाई। और जब आपको समझ में आ जाएगी एक दफ़ा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए मेरे चैनल के ऊपर आपको, या यूट्यूब सर्च बार में जो टॉपिक वीडियो चाहिए, यूट्यूब सर्च बार में उस टॉपिक का नाम लिख के आगे बाय रटना नहीं समझना है लिख दीजिए, वो इंशाल्लाह वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर तो मैंने बनाई हुई है। अब चलते हैं इस कास्टनर केल्नर सेल की तरफ, क्योंकि अब उसको समझना आसान होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें जो प्रोसेस होने जा रहे थे उनको आपने यहाँ पे समझ लिया। बस वहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से ये सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, लेकिन सेंट्रल आइडिया यही होगा सब कुछ उसके अंदर। वहाँ पर भी सोडियम का मेटल बनेगा, क्लोरीन की गैस बनेगी कास्टनर केल्नर सेल के अंदर, और वहाँ पर ही ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी बनेगा, और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। ये चारों चीज़ें वहाँ भी बनेंगी, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरीके से। और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा नहीं होगा जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है सिंपल सा। इलेक्ट्रोड्स जो है वो ऐसे नहीं होंगे जैसे कि यहाँ पर मौजूद थे स्ट्रिप्स की शक्ल में, बल्कि इलेक्ट्रोड्स यानी कि एनोड और कैथोड थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है भाई, अब ज़रा कास्टनर केल्नर सेल की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कैथोड और एनोड किस शक्ल में। मिटा दूँ इसे। अब इस पूरे सिस्टम को जो मैंने समझाया इसको जहन में रखें, सेकंड 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपको कास्टनर केल्नर सेल समझ में आ जाएगा। आपने सिर्फ किस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना है कि कास्टनर केल्नर सेल के अंदर एनोड क्या है, कैथोड क्या है, बस मेन चीज़ ये है। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पर। ये आपको खुद तो नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन अब मुझे तो बनाना पड़ रहा है भाई। ये मर्क्यूरी पंप कहलाएगा। मर्क्यूरी को मैं Hg से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंबल में जगह कम है। मर्क्यूरी पंप कहलाएगा। पंप उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ को धक्का देता है, धकेलता है। ठीक है ना, तो मर्क्यूरी का पंप यहाँ पर है, वो मर्क्यूरी को धक्का देगा। तफसीलात बताऊंगा अभी। ये ड्राइंग आप कर लीजिए, एक दफ़ा ये ड्राइंग कर ली ना, ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही याद हो जाएगा। अपनी वर्डिंग में लिखना सीखिए, आपको इतना मुश्किल काम नहीं है, रट्टे मत मारें, आसान इंग्लिश में लिख दें। साथ साथ ड्राइंग करते रहिए, मेरे साथ साथ ड्राइंग करते रहिए। ये देखें, ये साथ साथ चलता रहेगा। ये कुछ शक्ल जो है यहाँ पे किसी हद तक बन गई है। ठीक है भाई, ये कास्टनर सेल का जो है वो बुनियादी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि आप कैथोड को एनोड को सबसे पहले डिटेक्ट करें। कैथोड कहाँ है जो कि नेगेटिव है, एनोड कहाँ है जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इनको सबसे पहले ढूंढेंगे ना सेल के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कैथोड के ऊपर जाके जो है वो क्या बनेगा, सोडियम मेटल बनेगा। एनोड के ऊपर जाके क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी। तो क्या है इसके अंदर,
कैथोड, कैथोड इंटरेस्टिंगली एक एलिमेंट है जो कि लिक्विड मेटल कहलाता है, द ओनली लिक्विड मेटल। ये MCQs में आ भी जाता है एग्जाम में सवाल, द विच इज़ द ओनली लिक्विड मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। तो मर्क्यूरी Hg जो है असल में ये ओनली लिक्विड मेटल है, इसको उर्दू में पारा कहते हैं। डॉक्टर के तो सभी जाते होंगे, वो जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर जो सिल्वर कलर की पट्टी सी नज़र आ रही होती है अंदर, उसको जो है वो असल में बेसिकली मर्क्यूरी होता है। ठीक है, दो किस्म के थर्मोमीटर्स आजकल चलते हैं वैसे, एक इथेनॉल वाला भी है, लैब में देखें आप। ठीक है, वो रेड कलर की होता है, उसमें सिल्वर के, जिसमें मर्क्यूरी के बजाय इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे किस्म का थर्मोमीटर जो है वो यही होता है जिसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सिंबल Hg है। तो बहरहाल तो डॉक्टर्स के पास थर्मोमीटर होता है, घरों में थर्मोमीटर होता है बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसके अंदर भी ये थर्मोमीटर, उसमें भी ये मर्क्यूरी यानी कि पारा, इसको उर्दू में पारा कहते हैं, ये एक एलिमेंट है, द ओनली लिक्विड मेटल है। और ये लिक्विड है, लिक्विड की तरह फ्लो करेगा इधर से उधर, लेकिन याद रहे कि ये मेटल है और ये इसमें भी यकीनन फ्लो कर रहा होगा। देखें, ये हमारा जहन कहता है ना कि यार ये कैथोड, अगर हम मर्क्यूरी को मान रहे हैं कि मर्क्यूरी कैथोड है और ये एक ऐसा कैथोड है जो कि उनसे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, ये कैथोड फ्लो कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ये कैथोड फ्लो कर रहा है, लेकिन है ये नेगेटिव। वजह क्या है? क्योंकि इसके साथ हमने बैटरी को कनेक्ट जो किया है वो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से वायर को लेके इस मर्क्यूरी के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो आके इस मर्क्यूरी को क्या बना रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करके इस मर्क्यूरी को नेगेटिव बना रहे हैं, यानी कि इसको कैथोड यहाँ पे बना रहे हैं। कहाँ पर है ये मर्क्यूरी? ये ज़रा देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नीचे भी ये एरो बना रहा हूँ मैं। ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये पाइप पूरा मर्क्यूरी जो है वो इसके अंदर फ्लो करेगा। ये देख लीजिए, मर्क्यूरी Hg में लिख रहा हूँ, पिक्चर आप सामने खोल लेना अगर तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। पिक्चर बनी हुई है इसकी। तो मर्क्यूरी यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगी, ये रही मर्क्यूरी इसके अंदर, ये रही एरो से बना रहा हूँ, और ये रही ये। तो मर्क्यूरी जो है वो पूरा यहाँ से फिर यहाँ आएगी। तो यहाँ से ये मर्क्यूरी चल रही है और इसको प्रेशर देने के लिए पंप लगा हुआ है जो कि इसको धक्का दे रहा है ताकि इसका फ्लो मर्क्यूरी का रुके नहीं, जो कि कैथोड का किरदार अदा कर रही है यहाँ पर। ये मर्क्यूरी यहाँ से यूँ आएगी, ये एक अलग बॉक्स है और ये अलग बॉक्स है, बीच में ये जगह खाली है। ठीक है ना, ये जो जगह है ना ये खाली है, ये सिर्फ पाइप बिछे हुए हैं, ये पाइप है, इन पाइप्स के अंदर मर्क्यूरी फ्लो कर रहा है। तो ये जगह खाली है, ये डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये जगह खाली है और यहाँ से ये पाइप जो है वो अटैच हुआ हुआ है इसमें। पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ये जो ऊपर डब्बा है यहाँ से भी खाली है, यहाँ से देखें एक ओपनिंग नज़र आ रही है कि यहाँ से कुछ या तो डाला जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा। इस डब्बे की ये वाली जगह भी खाली नज़र आ रही है आपको, यकीनन यहाँ से भी या तो कुछ डाला जा रहा होगा इस डब्बे के अंदर या इस डब्बे से कुछ निकल रहा होगा बाहर। इसी तरह यहाँ पर भी एक जगह आपको नज़र आ रहा है, ओपनिंग मौजूद है। और इसी तरह नीचे वाले डब्बे के अंदर भी 2 ओपनिंग्स हैं, बल्कि 4-5 ओपनिंग्स हैं नीचे वाले डब्बे में। एक तो यही ओपनिंग है, ये यहाँ से जो ये आ रही है, ये वाली ओपनिंग, ये होल, इसका ये मुंह जो है यहाँ से जो खुला हुआ है, ये यहाँ से कनेक्ट है दूसरे वाले डब्बे के साथ। ये देख लें, इन 2 बॉक्सेस का कनेक्शन इस बॉक्स के साथ है, ये यूं। इसका मतलब इस बॉक्स से कुछ निकल के यहाँ पर आ रहा है। एक तो हम देख रहे हैं ये मर्क्यूरी आ रहा है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, मर्क्यूरी यहाँ से यहाँ आएगा तो इस बॉक्स में आएगा, उसके बाद इस बॉक्स से निकलता हुआ यहाँ पर आएगा मर्क्यूरी और दोबारा इस पहले वाले बॉक्स से होता हुआ यहाँ पे दोबारा आएगा। इस तरह ये मर्क्यूरी का फ्लो चलता रहेगा। अब नीचे वाले डब्बे के अंदर 3 और हमें जगह नज़र आ रही हैं, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। अब एक बात तय है, इस डब्बे के अंदर अगर 3 दरवाजे हैं, 3 डोर हैं, तो डोर का काम क्या है, या तो उसमें से कोई आएगा या जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 डोर्स जो हैं, तो ये 3 जो ओपनिंग्स हैं इस नीचे वाले डब्बे में, यहाँ से भी यकीनन या तो डब्बे में कुछ जाएगा या डब्बे से कुछ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इस होल में भी, और इस होल से भी यकीनन ऐसा ही कुछ होगा। तो हमें यहाँ पर इन ओपनिंग्स को भी जहन में रखना है। ऊपर वाले डब्बे में देखते हैं तो एक ये एक डोर ये रहा, एक डोर ये रहा, एक डोर ये रहा, और नीचे वाला ये जो डब्बा है इसमें एक डोर ये रहा, एक डोर ये रहा, एक डोर ये रहा,
एक ये वाला डोर है, इसका तो हमें पता है कि इसमें से तो मर्क्यूरी जाएगा, और ये वाला जो डोर है इससे मर्क्यूरी आएगा। ठीक है भाई, तो ये मर्क्यूरी का फ्लो चल रहा है। मर्क्यूरी क्या है हमारे पास? कैथोड। अब दूसरी चीज़ को ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि कास्टनर केल्नर सेल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो हम अपने जहन में वो बात रखेंगे कि हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था, क्या था? एक सोल्यूशन भी था ना। अब इस ज़रा सोल्यूशन को भी देख लें। सोल्यूशन कौन सा था? वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, इसका सोल्यूशन था। ये जो आपको ना, अब इसके अंदर जो है वो सोल्यूशन भरा जाएगा। ये ऊपर वाले डब्बे में भी यही सोल्यूशन होगा, नीचे वाले डब्बे में भी यही सोल्यूशन होगा। देखें, ये सोल्यूशन बनाना तो बड़ा ही आसान है, जिसको हम क्या कहेंगे? सॉल्ट सोल्यूशन है। ये कौन सा सोल्यूशन है? ये सॉल्ट सोल्यूशन है, जो पानी और सॉल्ट को मिक्स करके बनाया गया। इसके अंदर सॉल्ट की पोजीशन क्या है? सॉल्ट की पोजीशन ये नहीं है फॉर्मूला यूनिट की शक्ल में, बल्कि सॉल्ट की पोजीशन ये है, सोडियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस की। ठीक है, ये तो अब याद हो गया होगा आपको, पिछली वीडियो से अभी तक यहाँ तक आप पहुँच गए। ये सोल्यूशन कहाँ, और ये सोल्यूशन बरकरार रहे, यानी कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए इस कास्टनर केल्नर सेल के अंदर, और नमक की भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता लग चुकी है बात कि सॉल्ट से ही हम क्लोरीन गैस को हासिल करेंगे, तो इसकी कमी नहीं होनी चाहिए इस कास्टनर केल्नर सेल के अंदर। और बिल्कुल इसी तरह पानी जो है वही तो इसको आयनाइज करेगा, सोडियम क्लोराइड को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, तो पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों सेल्स के अंदर ऐसी ओपनिंग्स इनमें से यकीनन कोई होगी जिसकी मदद से या तो सॉल्ट या पानी डाला जा सके इनके अंदर। समझ में आ रही है बात आपको? तो सोल्यूशन को अब हम डिटेक्ट करते हैं, ये सोल्यूशन है किस जगह पे? ये सोल्यूशन ये रहा, इधर इस जगह पे मौजूद। ठीक हो गया, और यही सोल्यूशन ये रहा इस जगह पे मौजूद। कौन सा सोल्यूशन है ये? वाटर प्लस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन मौजूद है। अब क्या कहाँ तक पहुँच गए हम पहुँच गए, कैथोड तो हमने डिटेक्ट कर लिया, मर्क्यूरी जो फ्लो हो रहा है जो कि नेगेटिव है। एनोड यकीनन आपको डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे। एनोड कहाँ पर है? ये रहा एनोड। एनोड वैसा नहीं है, ये कुछ प्लेट्स की शक्ल में है, ये रहा, ये कुछ प्लेट्स की शक्ल में एनोड है। ठीक है, और इन्हीं प्लेट्स के साथ हमने बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ इन प्लेट्स को। इन प्लेट्स का नाम क्या है यहाँ साइड में लिख दूं ताकि गंदगी ना हो। ये टाइटेनियम की प्लेट्स हैं, टाइटेनियम प्लेट्स। मैंने कहा ना कि आप एनोड और कैथोड जो है वो किसी को भी बना सकते हैं। ये टाइटेनियम की प्लेट्स जो हैं ये एनोड का किरदार अदा कर रही हैं। इस पर प्लस लिख देता हूँ, प्लस प्लस प्लस। और आपको पता है कि टाइटेनियम की प्लेट्स जो हैं, अगर ये एनोड है तो यकीनन यहाँ पर कौन आएगा? क्लोराइड के आयंस आएंगे। क्यों आएंगे? ताकि एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दें, क्योंकि टाइटेनियम की प्लेट्स जो हैं वो एनोड हैं, मतलब पॉजिटिव है, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और क्लोराइड आयंस जो हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है। तो ये क्लोराइड के आयन डेफिनेटली इन टाइटेनियम प्लेट्स के पास आएंगे कि ये लो भाई इलेक्ट्रॉन ले लो। जैसे ही क्लोराइड के आयन इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, क्लोराइड का आयन क्लोरीन के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और क्लोराइड का आयन आएगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम की प्लेट्स को दे देगा, और एक दूसरा क्लोरीन का एटम इस तरह से बन जाएगा। ये दो क्लोरीन के एटम मिलके क्या बना लेंगे? क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बना लेंगे। यानी कि ये जो हमारे पास ये टाइटेनियम की प्लेट्स हैं, यहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगी। अब आप मुतमईन हो गए कि हाँ चलो, क्लोरीन का तो कंफर्म पता चल गया कि इस कास्टनर केल्नर सेल्स के अंदर ये वो जगह है एनोड, टाइटेनियम की प्लेट्स, जहाँ पर क्या बनेगा? जहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगी। अब अगर आप पिक्चर में देखें तो पिक्चर में आपको ये जो होल नज़र आ रहा है, इस पिक्चर में भी क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन। इसका मतलब जो क्लोरीन गैस इन टाइटेनियम की प्लेट्स पे बनेगी, क्योंकि गैस है वो तो जाहिर सी बात है, ये सोल्यूशन जो बना हुआ है, इस सोल्यूशन में से, सॉल्ट सोल्यूशन में से वो गैस निकलेगी बाहर। तो निकल के कहाँ जाएगी? यहाँ से होल बना हुआ है, यहाँ से ये क्लोरीन गैस जो है वो बाहर आ जाएगी। उसके बाद हम उसको सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ऐसा ही सोल्यूशन यहाँ पर भी मौजूद है सोडियम क्लोराइड का, ऐसा ही सोल्यूशन यहाँ पर भी मौजूद है सोडियम क्लोराइड का। क्योंकि कैथोड तो फाइनल हो चुका कि ये मर्क्यूरी कैथोड है, यहाँ पर एक और एनोड का इजाफा करेंगे हम। ध्यान से सुन लीजिए, टाइटेनियम की प्लेट्स के अलावा इस दूसरे सेल में, छोटे वाले सेल में जिसको डिन्यूडर कहा जाता है, इस छोटे सेल में भी हम एनोड का इजाफा करेंगे। और वो एनोड क्या होगा? ये बड़ा सा एक एनोड होगा, ग्रेफाइट की एक रॉड होगी, ये बीच में मौजूद। ये क्या है? ये ग्रेफाइट की रॉड है, यहां मैं लिख देता हूं, ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट रॉड है ये इसकी शक्ल भी बना देता हूं छोटी सी ताकि आपको परेशानी ना हो, ये वाली। ठीक है भाई। अभी ग्रेफाइट की रॉड अगर एनोड है तो यकीनन ये क्या होगी? ये पॉजिटिव होगी। अब एनोड हमारे पास दो होगा, टाइटेनियम की प्लेट्स भी एनोड हैं और ये ग्रेफाइट की रॉड भी एनोड है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये एनोड है और ये भी एनोड है, क्लोरीन गैस को हमने समझ लिया कि क्लोरीन गैस एनोड पे ही आके बनेगी, क्योंकि क्लोराइड जो है, क्लोराइड के आयंस जो है वो एनोड पे आएंगे, तो यहाँ पर भी आने चाहिए, यकीनन आने चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सी टिपिकल बात है, इस जगह पर क्लोराइड के आयंस नहीं आएंगे। वजह? क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन है, यहीं पे क्लोराइड के आयंस बनेंगे। तो इतना वो दूर जाने के बजाय कि वो यहाँ से इन पॉजिटिव एनोड्स को छोड़ के क्लोराइड के आयंस इतना डिस्टेंस तय नहीं करेंगे कि वो यहाँ पर आए दूसरे वाले सेल के अंदर इस ग्रेफाइट के पास, कि यहाँ आके जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दें ग्रेफाइट की रॉड को। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे क्लोराइड के आयन, बल्कि यहीं पर, क्योंकि यहीं पर प्रोडक्शन हो रही है ना क्लोराइड के आयंस की, तो यहीं पर क्लोराइड के आयंस जो है वो क्लोरीन के एटम बन के, क्लोरीन की गैस बन के यहीं के यहीं इनका इनखला हो जाएगा, ये निकल जाएंगे। ठीक है। इसका दूसरा काम है, अगर आपको याद हो मैंने वीडियो के शुरू के अंदर बताया था 4 चीज़ें बन रही हैं, याद? हाइड्रोजन गैस भी बनेगी ना, अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, वो भी तो बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस बनने के लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के लिए भी आपको कोई तो सेटअप चाहिए। इसको रोकते हैं, इसको हम देखेंगे बाद में। पहले ज़रा ये इसका मामला निपटा लें, क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस का मामला निमट चुका, आपको पता भी लग चुका। ठीक है। ये जो जगह है इसको हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, यहाँ से डाला जाएगा। मैंने कहा था ना कि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन भी तो आपको चाहिए ना, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो ये जो जगह बनी हुई है, यहाँ से सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो इसमें जाता रहेगा। इसी तरह ये जो नीचे वाला सेल है, इसके ये जो जगह है, यहाँ से सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो इसमें डाला जाएगा। ये इनवर्ड एरो बना रहा हूँ ताकि इससे समझ जाए, और ये भी इनवर्ड एरो बना रहा हूँ, यहाँ से भी आप समझ जाए। तो 2 जगहों से सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो डाला जाएगा। पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसीलिए यहाँ पर ये जो होल है, इस होल से पानी डाला जाएगा। क्लियर हो गई बात? मतलब इस नीचे वाले सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के लिए भी जगह मौजूद है कि यहाँ से आप डाल दें, और पानी डालने के लिए भी जगह मौजूद है, यहाँ से आप इसमें डाल दें। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा ये जो हमारे पास है, अब देखिए एक ज़रा बात को ज़रा समझिएगा। अगर आप बुक में भी देख रहे हो ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा यूज्ड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, यूज्ड NaCl सोल्यूशन लिखा हुआ है, कि वो यहाँ से निकलेगा, बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ से सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आप डाल रहे हैं और यहाँ से इस्तेमाल शुदा सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बाहर निकल रहा होगा। सोचने की बात है, ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखें भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप क्लोरीन गैस को हासिल कर रहे हैं, उसके लिए क्लोरीन के एटम चाहिए, उसके लिए क्लोराइड के आयंस चाहिए। क्लोराइड के आयंस कहाँ से आएंगे? सोडियम क्लोराइड से आएंगे, NaCl से। तो मुसलसल क्लोरीन गैस जब बनती रहेगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, इसके अंदर क्लोराइड आयंस की कमी होती रहेगी, कमी होती रहेगी। तो कमी होती रहेगी। अब हमें ज़रूरत है कि ये जो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर अब इतने ज़्यादा क्लोराइड के आयंस नहीं है, इनको यहाँ से निकाला भी जा सके बाहर।
ताकि यहाँ से नया सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला जा सके। क्लियर हो गई ये बात। बहरहाल अब चलते हैं ये टाइटेनियम की रॉड्स की तरफ और ये ग्रेफाइट की तरफ। टाइटेनियम की रॉड्स के ऊपर जो कि एनोड है, हम समझ गए हैं कि क्लोरीन का मामला निमट चुका टाइटेनियम की रॉड्स में। अब ये जो हमारे पास मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी कैथोड है ना, मर्क्यूरी Hg, इसके पास क्या आएगा? कैथोड के पास सोडियम आएगा, सोडियम का आयन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा मर्क्यूरी से, इस जगह पे यहाँ बना भी देता हूँ मैं। सोडियम का आयन ये एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम का मेटल बन जाएगा, सोडियम का एटम बन जाएगा। ठीक है, सोडियम का आयन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैथोड के पास आ जाएगा जो कि मर्क्यूरी है, और कैथोड यानी मर्क्यूरी से एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम के आयन, सोडियम के एटम बन जाएंगे। याद रहे कि सोडियम के एटम जो बन चुके हैं, इसका मतलब यह है कि सोडियम का मेटल बन चुका है, ये मत भूलिएगा। सोडियम के एटम्स के बनने का मतलब सोडियम का मेटल बन चुका है। और इसका मतलब क्या हुआ कि मर्क्यूरी जो कि खुद एक मेटल है, Hg खुद एक मेटल है, इस Hg के साथ सोडियम मिक्स हो जाएगा। जी जनाब, क्या होगा यहाँ पर? Hg मर्क्यूरी के साथ सोडियम जो है वो मिक्स हो जाएगा। मैंने मिक्स का वर्ड इस्तेमाल किया है, इस बात का ध्यान रहे। यानी कि ये एक ऐसा मिक्सचर अब यहाँ पे बनेगा जो कि आगे जाएगा, जो ये होगा HgNa। इसको अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। मुझे थोड़ी सी ज़रूरत होगी स्पेस की, ये मिटा रहा हूँ मैं। इसको कहते हैं सोडियम अमलगम। अमलगम किसको कहते हैं ये ज़रा जहन नशीन कर लीजिए। अमलगम वर्ड जब भी आए तो आप समझ जाइएगा। अमलगम, अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये जो चीज़ है ये अमलगम है, बबलगम नहीं, इस बात का ध्यान रहे। अमलगम कि ये चीज़ जो है वो अमलगम है, तो पहले तो आप समझ जाइएगा कि ये चीज़ एक मिक्सचर है। किन चीज़ों का मिक्सचर है? ये मेटल्स का मिक्सचर है, मेटल्स का, यानी कि 2 या 3 मेटल्स को एक जगह पर जमा कर दिया गया है। और इन मेटल्स के मिक्सचर के अंदर एक जो मेटल होगा कॉन्फिडेंटली वो होगा मर्क्यूरी। दूसरा इसके साथ, मर्क्यूरी के साथ कोई मेटल दूसरा भी हो सकता है, जैसे सोडियम भी एक मेटल है। तो यहाँ पर ये सोडियम अमलगम कहलाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सोडियम अमलगम, जब अमलगम कह रहे हैं सोडियम अमलगम, तो समझ जाइए दूसरी चीज़ जो होगी डेफिनेटली मर्क्यूरी होगी, क्योंकि अमलगम जो मिक्सचर है मेटल्स का, उसमें एक तो तय है कि मर्क्यूरी होगा, दूसरा कोई भी हो सकता है, उसका नाम हमने बता दिया। इसको हमने नाम दिया सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। समझ में आ गई बात? तो ये जो सिचुएशन यहाँ पर होगी कैथोड के ऊपर जो कि मर्क्यूरी है, ये सोडियम अमलगम यहाँ पर बन जाएगा बेसिकली। तो मर्क्यूरी फ्लो करेगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो मर्क्यूरी खुद भी होगा, पूरा मर्क्यूरी तो सोडियम अमलगम नहीं बन सकता ना, ठीक है ना, किसी थोड़ा बहुत बनेगा, मर्क्यूरी अमलगम की शक्ल ले लेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ फ्लो कर रही होगी वो मर्क्यूरी तो फ्लो कर ही रहा है, लेकिन मर्क्यूरी खुद भी अकेला भी फ्लो कर रहा है, इसके साथ साथ सोडियम मिल के मर्क्यूरी के साथ सोडियम अमलगम जो बना रहे हैं वो भी फ्लो कर रहा है। 2 फ्लो शुरू हो गए, एक ही फ्लो के अंदर 2 चीज़ें अब मौजूद हैं यहाँ पर। पहले सिर्फ मर्क्यूरी फ्लो कर रहा था, और अब मर्क्यूरी के साथ साथ क्या है? सोडियम अमलगम, यानी कि सोडियम और मर्क्यूरी का मिक्सचर, वो भी यहाँ पर साथ साथ इसके फ्लो कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक रखिएगा। तो 2 चीज़ें फ्लो कर रही हैं इन पाइप्स में। यही सोडियम का अमलगम जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नीचे वाले सेल के अंदर ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है ना, याद रखनी है आपने बात। और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन मौजूद है तो मतलब सोडियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस यहाँ पर भी मौजूद है, ये मत भूलिएगा। तो ये सोडियम का अमलगम भी यहाँ पर आ जाएगा। सोडियम का अमलगम जब यहाँ पर आएगा तो इसमें जो सोडियम के एटम्स होंगे वो अलग हो जाएंगे इस जगह पे आके। ठीक है, इस सोडियम अमलगम से
सोडियम के एटम अलग हो जाएंगे। जब सोडियम के एटम इस सॉल्ट सोल्यूशन में आएंगे जहाँ पर पहले से ही सोडियम के आयंस मौजूद हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ज़रा, जब सोडियम के एटम इस जगह पर आएंगे इस मर्क्यूरी के साथ, और सोडियम के एटम्स यहाँ आने के बाद सोडियम के आयंस बन जाएंगे। सोडियम के आयन पहले से भी मौजूद हैं, और ये सोडियम के एटम जब इस पानी में आएंगे तो ये सोडियम के एटम भी क्या बन जाएंगे, वाटर आयनाइज कर देगा इसको भी, ये भी सोडियम के आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। अब इस वाले सेल की पोजीशन ये होगी कि इसके सोल्यूशन के अंदर सोडियम के आयंस मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। किससे बने ये? सोडियम एटम से बने, सोडियम मेटल से बने। ये सोडियम मेटल यहाँ कैसे आ गया? ये आया मर्क्यूरी के साथ फ्लो होता हुआ, इसको हम सोडियम अमलगम कहते हैं। इस तरह ये आ गया मर्क्यूरी, सोडियम को यहाँ छोड़ के मर्क्यूरी यहाँ से आगे चला गया। मर्क्यूरी नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। इस सोल्यूशन के अंदर ये सोडियम आयंस और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पहले से मौजूद सोडियम आयंस भी मौजूद है ना, ये सोल्यूशन है ना। तो सोडियम आयंस प्लस क्लोराइड आयन ये भी पहले से मौजूद है। और मैंने पहले ये बात बताई है कि जब ये जो आयनाइज स्टेट होगी, ये पानी को भी, इस सोल्यूशन के अंदर जो पानी है उसको भी, वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी थोड़ा बहुत आयनाइज कर देगा। तो हाइड्रोजन आयन भी यहाँ पर होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन भी यहाँ पर होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे, दो हाइड्रोजन के एटम बनेंगे इस तरह से, और ये जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब याद रखिएगा प्रोडक्ट जो बन रही है हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये इस सोडियम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दो चीजें बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या बन गया? हाँ ठीक है, ये हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल गया, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस के साथ मिल गया। ये जो सोडियम का मामला तो निमट गया। अब एक चीज़ ही सिर्फ यहाँ पर रह गई, ये वो क्लोराइड का आयन है, क्लोराइड के आयंस हैं। क्लोराइड के आयंस कहाँ जाएंगे आपके ख्याल में, बता दीजिए ज़रा। क्लोराइड के आयंस जो है वो कहाँ जाएंगे आपके ख्याल में? यहाँ पर जो इसमें भी मौजूद है थोड़े बहुत, उनकी इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं है, लेकिन क्लोराइड के आयंस भी तो मौजूद हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इसी ग्रेफाइट के ऊपर जो कि एनोड है, इसी ग्रेफाइट के ऊपर जो कि एनोड है, यहाँ पर ही क्लोरीन गैस भी बनना शुरू हो जाएगी। इस जगह पे भी क्लोरीन गैस बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यही क्लोराइड के आयंस यहाँ पर इस एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन का एटम और क्लोरीन के एटम्स मिलके क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल बनाएंगे। बात को जरा समझिएगा, क्लोरीन क्योंकि गैस है वो रुकेगी नहीं, वो यहाँ से निकल के दोबारा यहाँ से होती हुई यहीं से निकलेगी। समझ में आई बात? और सिर्फ यहाँ से सिर्फ क्लोरीन गैस ही निकल के नहीं जाएगी यहाँ से यहाँ तक, बल्कि यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। याद है ना, इसी सोल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस भी तो बन रही है ना। ये हाइड्रोजन आयन है और ये इलेक्ट्रॉन है, मिलेंगे हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसीलिए पिक्चर में भी देखें, यहाँ पर ये अपर एरो बना हुआ है और ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? क्लोरीन गैस जो है वो यहीं से निकलेगी। तो यहाँ पर हमने अभी क्या क्या देखा? यहाँ पर हमने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनते हुए देखा, वो भी यहीं बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो जगह बनी हुई है, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन नहीं होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कहलाएगा। भाई सॉरी, रियली सॉरी, मिस्टेक हो गई मुझसे, मिस्टेक हो गई। यहाँ से जो आप पानी डाल रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक होते होते बच गई, रियली सॉरी। ठीक है, रियली सॉरी। ये जो सोल्यूशन है ना नीचे वाला, ये जो सोल्यूशन है ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए ये चीज़ मुझे थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी, मैंने बोला यार गड़बड़ कहाँ हो रही है। इस सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है ना वो नहीं होगा। ठीक है, ये जो है वो इसका काम सिर्फ यहाँ पर इतना होगा कि ये पानी इसमें डाला जाएगा। ठीक है,
क्लोराइड के आयंस यहाँ पे बनेंगे ही नहीं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ही नहीं है ना भाई। क्लोराइड के आयंस कहाँ से बनेंगे, इसको हटा दें। क्लोराइड के आयंस की कहानी ख़त्म, बहुत बड़ी मिस्टेक होते होते बच गई। इस सेल के अंदर सिर्फ पानी डाला जाएगा, H2O, इसमें सिर्फ H2O मौजूद है। ऊपर से जो अमलगम आ रहा है सोडियम अमलगम, उसमें सोडियम मौजूद है। वाटर क्या करेगा, इस सोडियम के एटम्स को आयनाइज कर देगा, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। वाटर खुद भी थोड़ा सा आयनाइज होगा, किसमें, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ये इलेक्ट्रॉन जो इस सोडियम से निकल रहे हैं, ये हाइड्रोजन के साथ, आयन के साथ मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि यहाँ से निकल जाएगी। दैट्स इट, क्लोरीन गैस बनेगी नहीं। और यही सोडियम का आयन जब इस हाइड्रोक्साइड के आयन से मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसीलिए ये सोल्यूशन कहलाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। रियली सॉरी भाई, बहुत बड़ी मिस्टेक होने जा रही थी। शुक्र है अल्लाह की रहमत से ये बात क्लियर हो गई यहाँ। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, और यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, ये सोल्यूशन जो है वो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। लेकिन ये याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में और इस सोल्यूशन में फ़र्क क्या है। यहाँ पर तो आपने सिर्फ पानी डाला था, और पानी डाला था सिर्फ, बस सोडियम के एटम ऊपर से आए हैं, और सोडियम के एटम के आने के बाद ही ये सारा आयनाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। सारा का सारा आयनाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये बाद में हुआ है, ठीक है। और उसी के नतीजे में सोडियम आयंस जो है वो, उनसे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आयनाइज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन से मिले हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो सोडियम आयन से मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बने हैं, और हाइड्रोजन गैस बनी है। दो चीज़ें, क्लोरीन गैस यहाँ बनेगी ही नहीं, क्लोरीन गैस सिर्फ इस जगह पे बनेगी, ठीक है भाई। ये सारा का सारा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें और नोट कर लीजिए इसके हवाले से। ये जो नीचे वाला बर्तन है, ये वाला नीचे वाला जो सेल है, इसके दो नाम हैं। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है। ये नीचे वाला जो है, इसको डिन्यूडर भी कहते हैं, डिन्यूडर, और इसको सोडा सेल भी कहते हैं, सोडा सेल। दो नाम है इसके, डिन्यूडर या सोडा सेल, ठीक है भाई। एक तो ये बात है। इसके अलावा नीचे देंगे पेज नंबर 273 के ऊपर, यहाँ पर रिएक्शंस मौजूद हैं। रिएक्शन एट एनोड लिखा हुआ है और रिएक्शन एट कैथोड लिखा हुआ है। अब इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर, क्लियर हो गई। अब आखिर में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। ये बताते हैं भाई कि ये जो हमारे पास कास्टनर केल्नर सेल का प्रोसेस है, और इसमें जो ये मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मर्क्यूरी बहुत पॉइजनस है, ये मर्क्यूरी बहुत डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो ये कास्टनर केल्नर सेल जो है वो फ़ायदा तो दे रहा था, लेकिन ये मर्क्यूरी बड़ी डेंजरस थी जो कि इसके अंदर इस्तेमाल हो रही थी। तो इसके हल के लिए क्या किया गया, इसके हल के लिए दूसरा जो है वो मेटल इस्तेमाल किया गया, मर्क्यूरी को छोड़ के, ठीक है भाई। आजकल जो है वो कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है जिसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं है, ये भी नोट कर लीजिए, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। गिब्स डायफ्राम सेल, गिब्स डायफ्राम सेल, ये आजकल यूज़ हो रहा है। और ये गिब्स डायफ्राम सेल कैसा है, ये बिल्कुल जो है वो कास्टनर केल्नर सेल जैसा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर गिब्स डायग्राम सेल के अंदर मर्क्यूरी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है, जिसको जो है वो जिसको हम कैथोड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्रिपरेशन और ये हो गई, अगेन सॉरी, लेकिन गलती मुझसे हुई है, लेकिन आप लोग इस गलती से बहुत कुछ सीखेंगे, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि यहाँ पर जो है ना वो एक मिस्टेक भी हुई थी सर से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।